पे मैं जिम्नास्टिक्स में थी और सॉकर में, दोनों में मैं इंडिया की टीम में थी और इंटरनेशनल जज थी। एशियन गेम्स में भी गई थी मैं। पर मेरे डैडी जो थे वो लड़कियां, हम 3 बहनें थी, तो वो नहीं चाहते थे कि हमारा एक्सपोजर जो है आउटसाइड हो। तो वो लेटर ऑफ स्टैंडिंग के बाद आपका असली टीचिंग जॉब शुरू होता है। असली जो इंडियंस है ना, वो उनको हार्डशिप्स आती हैं जब इंटरव्यू आती है, और जब हम बाहर से आ रहे हैं, हम कैनेडियन सिस्टम में उनकी जगह ले रहे हैं, तो नेचुरली दर्द तो होगा ही ना थोड़ा सा। हमारे इंडियंस को आदत है कि जल्दी से गाली देने की, तो वो बच्चे समझ आते हैं कि हिंदी में गाली दी है या पंजाबी में दी है। 25 के बाद अगर जो भी टीचर आएंगे ना, उनको मैथ का टेस्ट देना पड़ेगा। अब वो मेरे पास लड़की आई थी कि मेरा हेडेक हो रहा है, मैं नई थी टीचिंग में, तो मेरे पास टाइनॉल थी, तो उसको मैंने टाइलेनॉल दे दी। इंडिया में टेक्स्ट बुक चलती हैं, बच्चे बुक के कीड़े बन जाते हैं, पर इधर हैंड्स ऑन है। ऐसे कैटेगराइजेशन अगर यहाँ करें कनाडा में, कितने तरह के टीचर होते हैं? ठीक है, ये सप्लाई टीचर की वेजेस या सैलरी कैसी होती हैं, कैसे कमाता है वो पैसा? जब बंदा सप्लाई टीचिंग से एक्सटेंडेड वाले में चला गया, इंटरव्यूज़ का पास हो गया, सिफारिश चलती है उसमें बीच में, कौन से ग्रेड से स्टार्ट होती है सेक्स एजुकेशन? हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया, क्योंकि आज का पॉडकास्ट है कनाडा की स्कूल एजुकेशन पे, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अर्चना एवरोल जी। अर्चना जी एक नेशनल जिम्नास्टिक प्लेयर रह चुकी हैं इंडिया में, और 1982 के एशियन गेम्स का हिस्सा भी रह चुकी हैं। अर्चना जी को कनाडा आए तकरीबन 40 साल हो गए हैं, और पिछले 30 सालों से कनाडा की राजधानी ओटावा में एज ए स्कूल टीचर काम कर रही हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं, या फिर कनाडा के स्कूल सिस्टम और स्कूल बोर्ड्स के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो इस पॉडकास्ट से आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दिस इज अर्चना एवरोल ऑन चंद्रशेखर आर्यास टॉक। अर्चना जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी पॉडकास्ट की सीरीज़ पे। आई नो एक ऐसा टॉपिक जो हमारे पास बहुत टाइम से चल रहा था, मेरे पास रिक्वेस्ट थी, और मुझे पता नहीं था कि ये सर्च आप तक आके एंड होगी। मुझे रिसेंटली पता चला, एंड हियर वी आर, और आज हम बैठे हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। अर्चना जी, वैसे हमने ऑफ कैमरा बात की थी कि हम लोग इसको टीचिंग प्रोफेशन पे रखने वाले हैं कम्प्लीटली, और जब से मैंने इस पॉडकास्ट के लिए आपसे बात की, उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च करना भी स्टार्ट किया भाई आपके बारे में भी, और थोड़ा टीचिंग प्रोफेशन के बारे में भी। तो मुझे पता चला कि यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं आपकी लाइफ के साथ जुड़ी हुई, जिसको हमें साथ साथ डिस्कस करते रहना चाहिए, क्योंकि वो इंस्पायरिंग भी है जो न्यू कमर आ रहे हैं। क्योंकि आपको यहाँ आए कुछ 2-4 साल नहीं, डिकेड्स हो गए हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और टीचिंग वाले पे जंप करें उससे जस्ट पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या स्टोरी है कनाडा आने की? आई मीन आप कब आए थे कनाडा, और किस तरह के वीज़ाज पे आए थे, और कहाँ आए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। इट्स एन ऑनर। थैंक यू। तो कनाडा में मैं आई थी, अपने हस्बैंड, मेरी शादी हुई, वो मेरे को स्पॉन्सर करके लेके आए। ओके। प्लान नहीं था कोई भी, क्योंकि मैं वहाँ पे नेशनल जिमनास्ट थी। कौन से ईयर की बात है? 85 में। आप 85 में यहाँ आ गए थे, और सीधा ओटावा ही आए थे? सीधा ओटावा आई थी, तब से मैं अब तक इधर ही हूँ। और वहाँ पे मैं जिम्नास्टिक्स में थी और सॉकर में, दोनों में मैं इंडिया की टीम में थी, और इंटरनेशनल जज थी। एशियन गेम्स में भी गई थी मैं, 1982 एशियन गेम्स में। तो उसके बाद इधर आने के बाद मैंने 3 साल घर पे ही बिताए। 89 में मैंने प्लान किया, क्योंकि मैं उस इंडिया में बैंक में जॉब करती थी, तो मैंने सोचा कि हो सकता है टेलर की जॉब इधर मिल जाए मेरे को। तो मैंने टेलर का कोर्स किया था, पर उसके लिए मैं ओवर क्वालिफाइड हो गई, क्योंकि मेरे पास बैंक क्योंकि मैं ओवर क्वालिफाइड इसलिए हुई क्योंकि मेरे पास मास्टर्स थी फिज़ की, और मैं इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में थी। तो
मेरे को जब मैंने अपने मम्मी की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पे सोहेल पावल इमिग्रेशन ऑफिसर थी। ओके उसने मेरे को कहा कि तेरे रेज्यूमे पे इतना अच्छा लिखा हुआ है कि तू जिम्नास्टिक करती थी, तो इंटरनेशनल बैकग्राउंड है, तो हमारे पास जॉब है तेरे लिए। अरे वाह तो मेरे को प्लेटर में मिली है ठीक है जिम्नास्टिक कोचिंग की, और फिर मैंने जजिंग में एंटर किया। ओ यू मीन कनाडा के जिम्नास्टिक जो Yeah. बॉडी है आई मीन कोई फेडरेशन है फेडरेशन, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ कनाडा ने मुझे जॉब दिया था। Wow. एक मैं कोचिंग के लिए आई थी, ठीक है फिर धीरे धीरे मैंने, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में अगर आप ब्रेवे जजिंग करते हो इंटरनेशनली, वो सिर्फ 10 साल के लिए गुड होती है, उसके बाद आपको रिव्यू करना होता है। ओके तो वो मेरे को इन्होंने, कैनेडियन जो जजेस थे, उन्होंने कहा कि मैं आके उनके रास्ते में आऊँगी, तो उन्होंने प्लान किया कि मेरे को शुरू से जजिंग के लिए कोर्स के पे भेजें। तो मैंने फिर कैनेडियन जिम्नास्टिक की जजिंग के लिए भी कोर्स किया। वाओ तो मैंने एलीट कनाडा और कनाडा लेवल के सारे जजेस के कोर्स करके इनको जज करना शुरू किया। जी 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 पर लकीली मेरा लक था टीचिंग में, सो मेरे को किसी स्कूल में वॉलंटियर के लिए भेजा था, तो वहाँ पे मैंने फ्रैक्शन सिखा के अपना जो है टीचिंग का करियर शुरू किया, कि उन्होंने मेरे को किया। आपके इस टीचिंग वाले करियर पे जंप करेंगे, उससे पहले ही इस 2 मिनट में आपने इतने सारे क्वेश्चन रेज कर दिए मेरे दिमाग में। एक तो जिम्नास्टिक आप नेशनल प्लेयर इंडिया के अंदर रहे, राइट? हाँ जी। सोकर का भी कुछ जिक्र आता है जब आपकी प्रोफाइल सॉकर में मैं, उधर फुटबॉल कहते थे उस टाइम पे, तो मैं नॉर्थ जोन की बेस्ट फुल बैक थी उस पे इंडिया में। तो मैंने वहाँ पे काफ़ी नेशनल्स किए, सिंगापुर के साथ हमने खेला भी था एक मैच। तो फिर मेरी शादी हो गई, तो रमेश के साथ आई हैड टू कम हियर। ओके तो ये जब जिम्नास्टिक का आपका करियर है, ये आपके स्कूल टाइम में स्टार्ट हो गया था कि आपने कॉलेज टाइम में इस चीज़ को ऑप्ट किया था? स्कूल में मैं करती थी, प्रोविंशियल लेवल पे भी जाती थी, पर मेरे डैडी जो थे वो, लड़कियां, हम 3 बहनें थी, तो वो नहीं चाहते थे कि हमारा एक्सपोजर जो है आउटसाइड हो। होम टाउन कौन सा आपका? चंडीगढ़। अरे वाह, दैट्स नाइस। ओके तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा करियर है। आई मीन स्पोर्ट्स से लेके आपका टीचिंग की जर्नी जो थी, यहाँ आने के बाद आप टीचिंग के अंदर आ गए, तो एक तरीके की ना सेरेंडिपिटी भी लगती है कि बाई चांस आप, लग रहा है कि आपने पहले प्लान नहीं था बट यू डिस्कवर्ड समथिंग, है ना? एशियन गेम का भी आपने नाम लिया था। तो एशियन गेम में कैसे, क्या पार्टिसिपेशन था या क्या आपका रोल था? एशियन गेम में मैं एज ए टेक्निकल ऑफिशियल गई थी, जज बन के। 1982 वाले 1982 में वो, क्योंकि मैंने 1981 में जिम्नास्टिक का कोर्स किया था NIS में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में, कोचिंग का। तो वो मैंने मास्टर्स के बाद किया था। उस टाइम मैं अंडर एज थी अपनी कोचिंग के लिए, पर मेरे को ले गए थे अंदर। तो मैंने कोर्स किया, तो मेरी सिलेक्शन हो गई 1982 के जो जजिंग के लिए। उन्होंने हमें स्पेशल दिए थे 3 महीने तैयारी के लिए जजिंग की वहाँ पे, तो NIS में। तो वो बस 82 के बाद तो मेरी लॉटरी है एक किस्म की, कि आप एशियन गेम नाम लग गया साथ में, तो चलते जाओ फिर आगे। कनाडा की जो फेडरेशन थी ये आपकी जिम्नास्टिक की, उसको आपने, उसमें भी एज ए जज थे या कोच थे आप उसमें? पहले एज ए कोच एंटर हुई, फिर उन्होंने, क्योंकि जो जिम्नास्टिक के कोचेज होते हैं ना, वो आप जजेस भी बन सकते हो। तो जब उनको पता चला, उन्होंने एक क्विज तैयार किया, उस पे मेरा इंटरनेशनली मैं ही थी आउट ऑफ कॉन्टिनेंट जो जज थी। तो उन्होंने मुझे एज ए जजिंग में भी लेके आए। ऊपर से मेरे आदत है, आई एम वेरी फ्रेंडली ना, तो मुझे उसमें आना बड़ा आसान लगा। ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड। देखो आजकल अगर इमिग्रेशन की बात करते हैं ना, तो यूथ में एक्साइटमेंट तो होती है, देखो घर से जब बाहर निकलते हैं। मेरे दिमाग में अभी थोड़ी क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है कि जब 1985 में आप, मतलब चंडीगढ़ से कनाडा का जो सपना आपका चला, आई नो कि आपकी शादी हो गई थी और उससे आपको जाना था, बट उस यंग अर्चना के दिल में, दिमाग में क्या चल रहा था, क्या एक्साइटमेंट थी? क्योंकि आपका एक अच्छा खासा करियर वहाँ पर भी था, देन शादी के बाद एक ये टर्न भी नजर आ रहा था, बट आई एम प्रीटी श्योर कि कनाडा की एक्साइटमेंट भी होगी। तो क्या चल रहा था उस वक्त दिल में यंग अर्चना के? वैसे मैं आई थी इधर कि मेरा ड्रीम ये नहीं था कि मैं टीचर बनना है, क्योंकि इंडिया में मेरे पास मास्टर्स फिज़ेड थी, तो मेरे मम्मी ने टीचिंग में आने नहीं दिया था। तो मैं बैंक में आई थी कंपटीशन करके। पर जब मैं इधर आई तो प्लान भगवान का था कि मैं टीचर बनूं।
तो आप देख लो कि इंडिया के टीचर्स जो इधर आते हैं वो उनको कैसे टीचिंग की जो एजुकेशन मिलती है वो इतनी सक्सेसफुल होती है। जैसे मुझे उन्होंने फ्रैक्शंस के ऊपर देख लिया था कि मैं अच्छी टीचर हूँ तो इसको अंदर लेके आइए। ठीक है। तो मेरे को वैसे प्लेटर में मिला है सारा कुछ, पर आजकल प्लेटर में इतना जल्दी नहीं मिल रहा। मैं पहली इंटरनेशनल हूँ जिसको उन्होंने विदाउट टीचिंग सर्टिफिकेट के लिया था। ओके, ये प्लेटर का वर्ड थोड़ा मतलब बताएंगे? मेरे पास टीचिंग सर्टिफिकेट इंडिया का, टीचिंग में मैं गई नहीं बीएड में ना, तो क्योंकि मैं नेशनल थी तो मैं नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स टॉप पे आने के कारण मास्टर्स फिज़ में गई। आपको पता है चंडीगढ़ में सिर्फ 17 सीट्स होती हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मैं उनमें एक थी। तो जब मैं उधर से पूरा करके आई, इन्होंने इधर देखा कि मैंने मास्टर्स की हुई है, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि इंडिया में अगर मैंने मास्टर्स किया है तो मैं जाके कॉलेज में भी पढ़ा सकती हूँ और स्कूल में भी पढ़ा सकती हूँ बिना बीएड किए हुए। तो इधर के ओंटारियो कॉलेज ने और मिनिस्ट्री ने इंडिया से कंफर्म किया कि ये राइट है, तो वो राइट निकला। तो मेरे को इधर उन्होंने ऑनररी टीचर सर्टिफिकेट दिया। वाओ, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब बड़ी नई चीजें सुनने को मिल रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको प्रॉपरली, टीचिंग वाली ट्रेन को इसकी पटरी पर चढ़ाते हैं। जैसे इंडिया में लेवल्स होते हैं टीचर के, है ना? प्राइमरी टीचर होते हैं, देन एलिमेंट्री टीचर होते हैं, देन हाई स्कूल, आगे उनको फिर जूनियर लेक्चरर बोल देते हैं। ऐसे कैटेगराइजेशन अगर यहाँ करें कनाडा में तो कितने तरह के टीचर होते हैं? हमारे इधर जैसे मैं करके आई थी इंडिया से, उन्होंने मुझे इवेलुएट किया था। ठीक है। तो मेरे को उन्होंने जूनियर हाई दिया था। ओके। कि मैं जूनियर से लेके जूनियर इंटरमीडिएट हाई स्कूल को पढ़ा सकती हूँ, प्राइमरी को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरी हायर क्वालिफिकेशन थी। ठीक है। पर उसके नीचे आने के लिए मैंने कोर्सेज किए हैं। प्राइमरी स्पेशलिस्ट बनी मैं, फिर मैं ESL स्पेशलिस्ट बनी, ताकि जो फॉरेन से बच्चे आते हैं उनके लिए मेरे पास स्ट्रेटजीज थी, उसको मैं यूज कर लूँ। तो ESL इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज। तो मेरे पास 3 स्पेशलिस्ट हैं। एक तो मेरी अपनी फिज़ हो गई ना, जो मुझे उन्होंने नहीं कुछ भी नहीं लिया मेरे से, इट्स 100% मेरी है। ठीक है। और फिर मैंने ESL स्पेशलिस्ट बनी, फिर मैं प्राइमरी स्पेशलिस्ट बनी, और मैंने और भी छोटे छोटे कोर्स किए ताकि कंपटीशन बहुत था तो मेरे को जल्दी बाहर ना निकाल दें, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। ओके। तो वैसे मतलब यहाँ पर भी वैसे प्राइमरी टीचर्स हैं और उनके जब वो हायर होते हैं ना तो उनके उसके पे डेजिग्नेशन पे लिखा होता है कि प्राइमरी हुए हैं, तो अब वो करके ऊपर जा सकते हैं। लाइक प्राइमरी वाले स्पेशलिस्ट जो हैं वो जूनियर के कोर्स करके 1 महीने का कोर्स होता है, उसको करके ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। तो जूनियर वाले भी अपनी, पर हाई स्कूल का जो है वो आपकी डिग्री के ऊपर डिपेंड होता है, तो हाई स्कूल का उसके मुताबिक दिया जाता है। तो हाई स्कूल में भी अगर कोई क्वालिफाई कर रहा है तो डायरेक्टली एंटर कर सकता है हाई स्कूल में? नहीं, उसको जूनियर से स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, जूनियर से नहीं स्टार्ट करने। अगर मिनिस्ट्री उसको दे देती है ना, मिनिस्ट्री अगर कह देती है ओके दिस इज गुड, आपके पास लेटर ऑफ एलिजिबिलिटी आती है पहले सबसे पहले वो जब इवेलुएट करते हैं ना, वो आपको लेटर ऑफ एलिजिबिलिटी देते हैं। उसके साथ आप हर एक बोर्ड पे जा सकते हो कि मेरे को जॉब चाहिए, यू कैन अप्लाई, राइट? सप्लाई टीचर के लिए कुछ अगर वो आपको गारंटीड कोई दे देता है कि सप्लाई टीचर बन जाते हो, तो आपको 180 से 200 डेज पूरे करने होते हैं ताकि आपको लेटर ऑफ स्टैंडिंग मिल जाए। ओके। तो वो लेटर ऑफ स्टैंडिंग के बाद आपका असली टीचिंग जॉब शुरू होती है। ओके। इस चीज़ पे आगे बढ़ेंगे। मान लो कि अब हम थोड़ा एनालॉजी लेके चलेंगे, क्योंकि मोस्टली मेरा कंटेंट हिंदी में है, तो इंडियन जो हैं वो ज़्यादा देखते हैं कंटेंट को, तो मैं उनको हेल्प करना चाह रहा हूँ जो यहाँ आ गए हैं और प्लस अपना टीचिंग करियर बनाना चाहते हैं, या वहाँ बैठे बैठे अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम टीचर हैं कि हाँ हमें वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो अगर मान लो कि वहाँ से कोई स्कूल टीचर है जो हाई स्कूल तक पढ़ाता है, मान लो उसने एलिमेंट्री भी पढ़ाया है एंड देन हाई स्कूल तक 10th ग्रेड तक उसने पढ़ाया है, वो यहाँ आ जाता है, उसने ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसने अपना बीएड भी किया हुआ है। ठीक है। अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्टली इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन तो आज के दिन सबने किया हुआ है। उसको यहाँ आने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं क्या वो इनफ हैं या आके उसको कुछ ऐड करना पड़ेगा उसमें? डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी से आ रहे हो। ठीक है। क्योंकि मैं आई हूँ पंजाबी यूनिवर्सिटी से, वो इंग्लिश मीडियम था, मुझे आके इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है। कई और भी टीचर मैंने अभी नोटिस किया ऑटवा में, कई मेरे को हेल्प
करते हैं कि हमें हेल्प चाहिए तो हमें सुजेस्ट कर दो। वो कोई दुबई से एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, कोई इंग्लैंड से लेके आ रहा है, ओके तो उनको मिनिस्ट्री को ज़रूरत नहीं पड़ती उनको इंग्लिश की ट्रेनिंग देने के लिए। पर कई लोग जो है ना वो इंग्लिश की ट्रेनिंग के कारण आगे नहीं निकल पाए। हमारे इंडियंस बहुत से हैं जो कि ऐसे ही लगे हुए हैं कि वो उनका टेस्ट नहीं पास कर सके। इंटरव्यू बहुत हार्ड होती है, तो इंटरव्यू वही कर सकता है जिसको बहुत प्रैक्टिस हो। या आप आते ही पहले देखो वहाँ से इंडिया से ओंटारियो करिकुलम देखते आओ क्या है। पर जो भी इंडिया से या इवन क्यूबेक से भी आएगा ना, उनको अपनी इवैल्यूएशन करवानी पड़ेगी पहले। वो इवैल्यूएशन आपकी उसमें लैंग्वेज भी आती है। ठीक है। अगर कोई हिंदी पढ़ के आ रहा है वहाँ से, इंडिया से, बिहार से कोई हिंदी में करके आ रहा है, तो वो यहाँ नहीं चलती। ओके, तो कोई बॉडी है जो इवेलुएट करती है इन सब हाँ चीज़ों जी, उसका ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर्स है। ओके, तो वो सारा कुछ इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है। तो कई बारी कई दिल्ली से भी आए हैं यहाँ पे टीचर, उनको दोबारा करना पड़ा था। ओ, यानी कि जो बीएड वाला सेगमेंट है वो दोबारा करना पड़ता दोबारा बीएड का 2 साल का होता है। कई क्वीन में जाके कर लेते हैं, वो ऑन साइट होता है। उसको कहते हैं कि वो जब शुरू ही करते हैं ना, वो क्लास से शुरू करते हैं। ये क्वींस यूनिवर्सिटी किंगस्टन की बात कर रहे हो? किंगस्टन ओके, ठीक है। तो उनका प्रोग्राम जो है ना, वो बच्चे जब क्लास में होते हैं तो वो अपने स्टूडेंट टीचर क्लास में शुरू करते हैं, अपना पूरे 2 साल क्लास में लगाते हैं। ओके, तो वो ज़्यादा अच्छा है यहाँ के सिस्टम को समझने के लिए, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ओके। क्योंकि अब देखो ना, जैसे मैंने कहा कई दुबई से लेके आते हैं एक्सपीरियंस, कई इंग्लैंड से लेके आते हैं। इंग्लैंड का जो एजुकेशनल सिस्टम है बहुत अच्छा है, बेटर है, तो वो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। पर असली जो इंडियंस है ना, वो उनको हार्डशिप्स आती हैं जब इंटरव्यू आती है। ओके, इंटरव्यू तक पहुंचने से पहले बीच में 1-2 बैरियर नज़र आ रहे हैं मुझे। वो बंदा यहाँ आ गया, उसने अपना इवेल्युएशन डाल दिया, जो बॉडी आपने बताई उसका साल का प्रोसेस है। ओके, तो उस 1 साल में उसको पता चलेगा कि क्या उसको दोबारा करनी पड़ेगी बीएड या इससे काम चल जाएगा, है ना? लेट्स से कि यस बोल दिया है बोर्ड ने इवेल्युएशन में, शी और ही इज ओके, सब चेक मार्क हो गए हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके लिए? वो लेटर ऑफ स्टैंडिंग देते हैं। ठीक है। जो लेटर ऑफ स्टैंडिंग होती है ना, वो लेके आप किसी भी बोर्ड ऑफिस में जाओ, उनको दिखाओ कि हमारी लेटर ऑफ स्टैंडिंग है, तो वो आपको सप्लाई टीचिंग के लिए हायर करते हैं। ओके, तो ये सप्लाई टीचिंग काइंड ऑफ जैसे टेम्परेरी होती है इंडिया में, उसी काइंड का कुछ होता है? हाँ जी, कोई जा रहा है ना, कोई टीचर बीमार पड़ गया है, तो इट्स 1-on-1 पे भी होता है। एक दिन छुट्टी ली तो एक टीचर आ गया। ठीक है। कई बार होता है कि मैटरनिटी लीव पे जाते हैं, उसको कहते हैं कि एक्सटेंडेड ओकेजनल टीचर। ठीक है। सो जो ओकेजनल टीचर होता है वो ओटी होता है, तो जो एक्सटेंडेड होता है वो ईओटी होता है। ओके, तो जो एक्सटेंडिंग ओटी होता है ना, उसकी सैलरी जो होती है वो ओटी से ज्यादा होती है। ठीक है। तो स्टार्टिंग तो सप्लाई टीचर से करनी पड़ेगी, है ना? हाँ जी। और सप्लाई टीचर लगने के बीच में भी इंटरव्यू आएगा एक? सप्लाई टीचर जब आपको हायर करते हैं तो इंटरव्यू होती है। ठीक है। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद आप 1 साल बाद या उससे पहले भी डिपेंड करता है कि कौन आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो वो आपके रेफरेंस बन जाते हैं, तो आप एक्सटेंडेड के लिए इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। पर वो जो एक्सटेंडेड की है ना, उसकी इंटरव्यू मुश्किल होती है। ठीक है, तो 1 साल सप्लाई पे काम करने के बाद देन आप एक्सटेंडेड के लिए जा सकते एक्सटेंडेड हैं। के और ये 1 साल जो काम किया है, इसमें कुछ नंबर ऑफ आवर्स भी हैं कि जिसमें आपको पढ़ाना भी जरूरी है कि इतने घंटे होने चाहिए, या सिर्फ 1 साल तक आप एसोसिएट रहे हो एज ए सप्लाई टीचर इज इनफ? वो अपने पे है। ओके, क्योंकि मैं जैसे अग्रेसिवली आ गई उसमें, क्योंकि मुझे शौक था, राइट? ठीक है। कई होते हैं, अब आप अपना ही देख लो, राइट? जी, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो उसके पीछे जाओगे। बिल्कुल। पर कई सप्लाई टीचर आते हैं स्कूलों में, वो अपना टाइम पास करके पैसे लेने के लिए आते हैं। ओके, पर कई होते हैं जो वो सीख के जाते हैं, राइट? ठीक है। क्योंकि ओंटारियो करिकुलम जो है ना, वो बदलता रहता है। ठीक है। तो आपने अगर फुल टाइम जॉब में आना है ना, तो आपको ओंटारियो करिकुलम तो सीखना ही पड़ेगा ना। तो वो सीखोगे तो आप सप्लाई टीचर बन के। ठीक है। ये सप्लाई टीचर की वेजेस या सैलरी कैसी होती हैं, कैसे कमाता है वो पैसा? इनका एवरीडे का होता है। ओके, जिस दिन बुलाया जाएगा उस दिन का पैसा मिलेगा? उस दिन का पैसा मिलेगा। Sounds सो good. इट्स ओवर $200। ओके, तो जो उसी में इनका वेकेशन पे भी एक्चुअली होता है। ओके, सो $200 फॉर ओवर 200 है, तो उसमें इट्स वेरी गुड।
पर ये है कि कई इंडियन टीचर्स को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इंडिया से जब आते हैं ना, तो हमारा इंडिया का सिस्टम जड़ा है वो बहुत है कि हम बड़े स्ट्रेंथ वाइज बहुत स्ट्रांग हो के बच्चों के ऊपर हार्ड होते हैं, राइट? तो इधर वो नहीं चलता। ठीक 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 ठीक, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं? दो तरीके की चीजें हो गई देखो। एक तो ये हो गई कि आप बोल रहे हो कि इंडिया में हमारी हैबिट है कि बच्चों में थोड़ा सा हार्श रहने की, उनको कुछ भी बोल देना, इवन मार भी देते हैं इंडिया में, तो आई एम श्योर कि यहाँ इतना तो नहीं होता होगा। एक तो ये चैलेंज हो गया कि उनका जो हैबिट बना हुआ है। दूसरा कि एक तरीके से देखें कि हम लोग साउथ एशियंस हैं, राइट, ब्राउन दिखते हैं, राइट, और यहाँ क्या है कि जो मेजोरिटी है क्लासरूम्स के अंदर वो वाइट पीपल बच्चे ज़्यादा दिखते हैं। तो इस टाइप के चैलेंजेस भी आते हैं टीचर को कि उनको आज भी हम 2024 में हैं कि कहीं रेसिज्म जो है वो फेस करना पड़ता है स्कूल्स में। पहले बहुत था, ठीक है, मेरे को आई थी थोड़ी सी प्रॉब्लम, ठीक है, पर आई थिंक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे लेते हो। ठीक है, ये सिमिलर है बुली के साथ, राइट? बुली जो है वो बच्चों में भी होती है, बुली जो है वो एडल्ट्स में भी होती है। 100%। और जब हम बाहर से आ रहे हैं, हम कनेडियन सिस्टम में उनकी जगह ले रहे हैं, तो नेचुरली दर्द तो होगा ही ना थोड़ा सा। ओके, मेक सेंस, राइट? पर अब अगर हम स्ट्रांग हैं तो आई थिंक मैं कहूँगी इंडिया के टीचर्स बहुत अच्छे हैं जी, उनको नॉलेज बड़ी अच्छी है जी, हम सबसे ऊपर हैं, ठीक है, लाइक मैं बोल्डली कह सकती हूँ क्योंकि मैं सिस्टम में हूँ। ठीक है, पर इनको एक ही चैलेंज का ध्यान रखना है कि बच्चों के साथ ऊंचा नहीं बोलना, उनको पकड़ना नहीं है, उनको गुस्से से देखना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो आजकल के बच्चे यहाँ पे कनाडा में हैं वो बड़ी जल्दी जाते हैं उधर। पर जहाँ तक ये है कि सारे फॉरेनर्स ही हैं, फॉरेनर्स इधर हैं, पर उसमें अरबिक भी हैं, मिक्स पाकिस्तान से भी हैं, अफगानिस्तान से भी हैं, सभी तरह से हैं। ठीक है, पर जब हम कनाडा में आ गए तो हम कनेडियन हो गए। जी। अगर सप्लाई टीचर मान लो लग गया है वो, और उसके स्टार्टिंग वाले एक साल में ही वो ऐसे चैलेंजेस फेस कर लेता है कि उसने बच्चे को डांट दिया है या टच कर लिया है, धक्का दे दिया बच्चे को गुस्से में आके, तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उस नए टीचर के ऊपर जो अभी तक सप्लाई टीचर ही है? ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, क्योंकि रिसेंटली इस साल बहुत हुए हैं। ओह वाओ। अगर आप किसी बच्चे को टच करते हो जी, और आपकी कंप्लेंट हो गई है, ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल उसी टाइम घर भेजता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, बोर्ड की अपनी इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट है। अगर उसमें प्रूव हो जाता है कि आपने कुछ किया है तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं जी, पर उसके बाद 3 या 4 साल तक आपके ऊपर एक रडार घूमती है ताकि आप किसी दोबारा वो वाली मिस्टेक ना करो। ओके, तो मतलब उसको क्लीन करने के लिए आपको 3-4 साल लग जाते हैं। तो आपको स्टिल बुलाया जाएगा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे ही, पर उस टाइम आपको घर भेज देते हैं। उस टाइम घर भेज देते हैं। अगर उस टाइम फिर जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, जी, डिपेंड करता है कौन कर रहा है ना जी, पर आप बच्चे के उस एनवायरनमेंट में नहीं जा सकते क्योंकि आपने बच्चे को हाथ लगाया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि कई आते हैं, मैंने नोट किया है, पर पिछले साल हमारे बोर्ड में काफ़ी लोग जो हैं वो सिर्फ इंडियंस ही नहीं हुए, कनेडियंस भी हुए हैं। और ये नहीं है कि अकेले सप्लाई टीचर को भेजते हैं, परमानेंट टीचर भी अगर किसी को हाथ लगा देता है या कुछ कह देता है तो कॉन्सिक्वेंसेस सेम है। ओके, ओके, चलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। सप्लाई टीचर को 1 साल हो गया, थोड़ा सा उसने एक्सपीरियंस भी ले लिया, अब वो नेक्स्ट लेवल के लिए आपने बोला कि एलिजिबल हो जाता है, और उस नेक्स्ट लेवल का नाम आपने बताया था लेटर ऑफ स्टैंडिंग होता है। जब आप को मिल जाता है कि ओके आपकी लाइन क्लियर है, आप मार्केट में जा सकते हो, फिर आप 200 डिपेंड करता है, आप अगर कैथोलिक बोर्ड में 180 डेज हैं, ठीक है, तो इस कई बार ही 200 रख देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद पूरे होने के बाद आपको फिर अप्लाई करना होता है लेटर ऑफ एलिजिबिलिटी। लेटर ऑफ एलिजिबिलिटी पहले थी, अब लेटर ऑफ स्टैंडिंग के लिए फिर आपको वो बहुत सुंदर सर्टिफिकेट भेजते हैं कि यू आर ओंटारियो सर्टिफाइड टीचर। ओके, तो अब वो परमानेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट अप्लाई वो उस अगर कभी भी कर सकता है, अगर वो
हाउ यू सेल योर सेल्फ, राइट। अगर आपके पास इतने टैलेंट हैं, कई आते हैं, जैसे अब मैं आपकी एग्जांपल लूं, आपको वीडियोस बनाने आते हैं, ठीक है। आपको टेप करना आता है, सब जी, कुछ, जी। और मीडिया में आप बहुत अच्छे हो, जी। तो हाई स्कूल की जॉब निकली है, उनको कंप्यूटर आपके मुकाबले में वहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। तो आपको कोई देख लेता है कि स्कूल में कि आप ओके चंदर इज़ वेरी गुड, चलो जी इसको खींचो किसी तरीके से, ठीक है। तो उस टाइम नीड के हिसाब से आपको मिल सकती है। ओके, तो यानी कि वो राइट टाइम राइट पर्सन 180 डेज के विद इन भी आपको परमानेंट जॉब मिल सकती है, कर सकते कर हैं। सकते हैं। ओके, ओके, makes sense। डिपेंड करता है कि अगर उनकी हमारे ऑलरेडी लाइन लगी हुई है, कि अगर कोई आए तो कहे कि मैं लाइन तोड़ के, अगर आप प्रिंसिपल भी हो ना इंडिया में, सुपरिंटेंडेंट भी हो, तो आप टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा सेम प्रोसीजर के लिए, और आपकी सैलरी जो है वो सभी के मुताबिक होगी जो सबको मिल रही है। ओके। बोर्ड में आने पे अगर आप कोई लिटरेसी कोच बन जाते हो या कुछ भी बन सकते हो, तो आपकी सैलरी टीचर्स के हिसाब से रहेगी, सिर्फ चेंज आएगा जब आप वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ओके, बनोगे। ओके। एक छोटी सी टर्म के बारे में जानना चाहूँगा कि सप्लाई टीचर के बाद जो नेक्स्ट पोजीशन है वो उस पर क्या बोलते हैं टीचर को? सप्लाई टीचर के बाद जब एक्सटेंडेड उस एक्सटेंडेड का जो आपको सैलरी मिलती है ना, उसके साथ साथ आपको सीनियरिटी भी मिलती है। ठीक है, ठीक है। तो ये सप्लाई टीचर से एक्सटेंडेड के बीच में भी इंटरव्यू होता है? हाँ। ओके, और ये सप्लाई टीचर वेटिंग में चले जाते हैं, आई मीन एक लाइन बन जाती है, इज इट एक्सटेंडेड होने के लिए? एक्सटेंडेड जब होती है ना इंटरव्यू, तो वो उनको लाइन बन जाती है, उसको जब फिर किसी स्कूल में जरूरत होती है ना, तो वो उसके फर्स्ट 5 जाते हैं इंटरव्यू के लिए। ओके। उनकी उधर दूसरे स्कूल में भी इंटरव्यू होती है फिर। ओके। ओह, बड़ा हार्ड सा करियर नज़र में आ रहा है कि आई मीन बड़ा वेट करना पड़ जाएगा। 2 सवाल पूछूंगा कुछ जानने के लिए, कोशिश करूंगा उसमें से कुछ निकाल पाए लर्निंग। आपने अपने पिछले इतने एक्सपीरियंस के अंदर किसी टीचर को कितना लंबे टाइम तक सप्लाई टीचिंग में ही देखा है? कितने साल तक मैक्सिमम? बहुत हैं, कई हमारे इंडियंस हैं जो काफ़ी मेरे से भी पहले से कर रहे हैं, वो अभी भी सप्लाई में है। यू मीन 25-30 साल से सप्लाई में है? हाँ, क्योंकि अगर उनकी इंटरव्यू पास नहीं ना होती तो वो नहीं आगे जा सकते। ओह, ओके, ओके। और मिनिमम कितना देखा आपने कि कितने दिन में या कितने महीने में सप्लाई टीचर से हाँ उसमें पहुंच गया एक्सटेंडेड में? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, 2 साल भी लग सकते हैं। आपने मिनिमम कितना देखा है आपके एक्सपीरियंस में आपके आसपास? मेरे आसपास इंडियन सारे सप्लाई टीचर्स हैं। ओके, ओके। एक को मैंने देखा था इधर आके पढ़ते, वो गवर्नमेंट में चली गई है। ठीक है। उसको आई थिंक वो स्कूल एक दिन गई है, उसको पसंद नहीं आया क्योंकि इट्स वेरी चैलेंजिंग। ओके। और जो बाकी इंडियंस इधर पढ़ रहे हैं अभी यंग जो हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, तो क्योंकि वो इधर का करिकुलम पढ़ रहे हैं। पर एक इंडिया से जलंधर से भी आई थी, उसको इधर उसका चांस नहीं लगा, उसको टोरंटो में मिल गया। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऑटवा में, डोंट स्टे हियर, अगर ऑटवा में आपको नहीं मिलता ना चांस लगता, तो मूव टोरंटो। टोरंटो में प्राइवेट स्कूल्स हैं अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। ठीक है, तो आप अपनी दूसरी सिटीज भी एक्सप्लोर कर सकते हो करियर को पेस करने के लिए थोड़ा सा। ओके, ओके। क्योंकि ऑटवा में हार्ड है। इसका रीजन क्या है? एक तो इधर फ्रेंच है, मोस्टली स्कूल्स जो हैं उनमें हाफ फ्रेंच है। मेक सेंस, राइट। और फिर उधर से लोग आते हैं जो कईयों को मैंने बताया जैसे उनको इंग्लिश की प्रॉब्लम थी, इंग्लिश का, वैसे वो बोलने में बड़े अच्छे हैं, इंग्लिश बोलते हैं, पर वो जब इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो इंटरव्यू में नर्वसनेस आती है, तो इधर मांगते हैं टू द पॉइंट आंसर ना, तो वो प्रॉब्लम है। और आप कैसे अपने आप को सेल करते हो ना, वो मेन थिंग है। अगर आपके पास बहुत सारे टैलेंट है ना, तो मेरे हिसाब से डरना नहीं चाहिए, खुल के बताओ, क्योंकि इंडियन टीचर्स आर गुड टीचर्स। ओके, ओके, मेक सेंस। इसी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले ना यहाँ की बीएड के बारे में बात करते हैं। क्या बोलते हैं उस डिग्री को? टीचर्स कॉलेज, टीचर्स एजुकेशन। ओके, और ये यूनिवर्सिटी कोई भी करवा सकता है, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, या कोई डेजिग्नेटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी? डेजिग्नेटेड, ऑटवा यू पे है। ठीक है। और क्वींस पे है। ओके, किंगस्टन में है। किंगस्टन कितना लंबा प्रोग्राम होता है? 2 साल का है।
2 साल रेगुलर मोड पे। रेगुलर में, और 2 ही साल का है, आपको करना पड़ता है 2 साल। उसमें 2 साल में आपको 2 बार वो प्रैक्टिकम देते हैं, जिसमें कि आप क्लासरूम में जाते हो। जी। अगर तो आप प्राइमरी एक्सपर्ट बनने के लिए कर रहे हो तो आप प्राइमरी के स्कूल्स में उसी ग्रेड्स में जाते हो, किंडरगार्टन से ग्रेड 3 तक। ठीक है। और अगर जूनियर का कर रहे हो तो 4 to 6 में जाते हो। अगर इंटरमीडिएट और हाई कर रहे हो तो आप 7 से लेके 11 तक किसी में भी जा सकते हो। ऑनलाइन मोड पे भी होता है, ये नहीं होता? पीछे था ऑनलाइन, एंड क्वींस में था पहले, अब इस बार अभी नहीं है कोई भी। ओके। ऑन साइट है जिसमें आप पूरे 2 साल जो है वो स्कूल में बिताते हो। ओके। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब बंदा सप्लाई टीचिंग से एक्सटेंडेड वाले में चला गया, इंटरव्यूज का पास हो गया, सिफारिश चलती है उसमें बीच में कुछ? सिफारिश प्रिंसिपल की चलती है। ठीक है। वो सिफारिश नहीं आप कह सकते, वो रेफरेंस कह सकते हो। पर अब कई बार ऐसे होता है कि आप किसी स्कूल में सप्लाई कर रहे हो, आप बहुत अच्छे सप्लाई टीचर हो, तो आपकी पूरे स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, और बच्चे आपको बहुत लाइक करते हैं, और उसी स्कूल में एक जॉब ओपनिंग आई है, तो प्रिंसिपल के पास एवरी राइट होता है कि वो बच्चे उन चीज़ों को ध्यान रख के तो आपको ले सकते हैं। ओके। अब एक्सटेंडेड टीचर बनने के बाद सैलरीज कैसी दिखती हैं? वो हमारे 4 लेवल्स होते हैं। ठीक है। जब आप इवेलुएशन के लिए भेजते हो तो उसमें क्वेको उसका नाम है ग्रेडिंग का, क्वेको की ग्रेडिंग होती है, उसमें 1 2 3 4 होता है, 4 हाईएस्ट होता है। ठीक है। और कई बार कोई बीच में मास्टर एजुकेशन यहाँ से कर लेता है, और कई बार कई 1 से स्टार्ट होते हैं, उनकी सैलरी नहीं इतनी होती, तो पर जो लेवल 4 है उसकी सैलरी काफ़ी होती है। ओके। तो इस पे कुछ मिनिमम ईयर्स लगाने पड़ते हैं लेवल 1 से लेवल 2 पे जाने के लिए? अगर आप लेवल 1 हो तो वो आपको बताएंगे कि आप कौन से कोर्स करो, ये नहीं बताएंगे कि कौन से टेक्स्ट में करो, ये बताएंगे कि आप 3 ABQ कर लो और यहाँ पूरा स्पेशलिस्ट कर लो तो आपका एक ऊपर हो जाएगा। कई बार आपको 2 स्पेशलिस्ट करने पड़ते हैं ऊपर आने के लिए। जैसे मेरे पास लेवल 3 था तो मेरे को एक स्पेशलिस्ट करना पड़ा था 4 पे आने के लिए। तो इससे आपकी ग्रेड भी चेंज हो जाता है? आई मीन आप जिस सैलरी चेंज होती है, सिर्फ सैलरी चेंज होती है, आपकी क्लासेस जिनको आप पढ़ा रहे हो जो नहीं, वो नहीं चेंज होते हैं? ओके। अगर मैं जैसे ग्रेड 1 पढ़ा रही हूँ तो मैं सारी उम्र भी ग्रेड 1 पढ़ा सकती हूँ। ओके। अगर मैं किसी और स्कूल में जाना चाहती हूँ तो मैं उसमें अप्लाई करूँगी, और वहाँ पे अगर मैं चेंज करना ग्रेड चाहती हूँ चेंज कर सकती हूँ। अगर ग्रेड 1 की ओपनिंग है मैं ग्रेड 1 में जा सकती हूँ। तो ये जो लेवल 1 से लेवल 4, तो लेवल 1 की कितनी सैलरी होती है? बहुत कम है, 30,000 समथिंग। ओके। स्टार्ट 30 और 35 समथिंग लाइक दैट। पर जो 4 की है वो काफ़ी है। 4 की कितनी तक चली जाती है? शुरू नहीं मेरे को पता, पर आफ्टर हमारे होता है 10 ईयर का। 10 ईयर तक आपको एवरी ईयर रेज मिलेगी। ठीक है। वो लेवल 1 को भी मिलनी है पर लेवल 4 को भी मिलनी है। तो लेवल 4 की 4 के हिसाब से होएगी ना, तो उससे फिर रेज बहुत अच्छी मिलती है। ओके। तो ऐसा लग रहा है कि वेटिंग लिस्ट लंबी है इसमें करियर बनाने के लिए, एफर्ट्स ज़्यादा हैं और रिवार्ड शायद थोड़ा कम है फाइनेंशियली। तो क्यों लोग ज़्यादा इसमें आने की इच्छा रखते हैं, क्या रीज़न है? टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ओके। सेटिस्फेक्शन बड़ी होती है जब बच्चे आपसे सीखते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी आप भी बने हो तो किसी टीचर ने आपको बनाया। जी। डॉक्टर बनते हैं टीचर बनाते हैं, इंजीनियर बनते हैं टीचर बनाते हैं। सारे प्रोफेशन आते हैं पर टीचर ही रहता है। वो टीचर जो अच्छा होता है ना वो पैशनेट होता है। तो अगर जो टीचर्स इतनी शिद्दत से आना चाहते हैं आगे, दैट मीन्स दे आर पैशनेट, राइट? ओके। तो 365 दिन में से लगभग कितने दिन काम करता है टीचर? स्कूल में कितने दिन जाता है? 2 महीने हम काम नहीं करते, यानी 60 डेज तो ये चलेगा इसी? जुलाई अगस्त 62 डेज। ओके। तो हमें मार्च में 1 हफ्ता मिलता है, ब्रेक होती है जी। दिसंबर में 2 वीक्स होती है, और इधर उधर होती रहती है क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आया सबको हमें भी आना है। ईस्टर बच्चों का होता है तो हमें वो भी ऑलमोस्ट 4-5 डेज मिल जाते हैं। तो पर मेन इज के जुलाई अगस्त हमें मिलता है, और हम जुलाई अगस्त में कहीं और जाके काम कर सकते हैं। ओके। और अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। That's nice.
कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं इस प्रोफेशन में कि यार आप टीचर हैं तो आप किस तरह के दूसरे प्रोफेशन में अपनी कोई भी साइड हसल नहीं कर सकते हैं? अगर आप टीचर हो तो अपने स्टूडेंट्स को ट्यूटर नहीं कर सकते, प्राइवेटली आई मीन यू कांट डू इट। कहीं और कर सकते हो, लाइक कुमन चला हुआ है उस पर कर सकते हो, कोई और किसी स्कूल के बच्चों को कर सकते हो, पर अपने बोर्ड के बच्चों को नहीं कर सकते, तो मान स्पेशली लीजिए अपने स्टूडेंट्स को। अगर आप ह्यूमन पे पढ़ा रहे हैं और आपके स्कूल का बच्चा वहाँ आ जाता है पढ़ने के लिए, सो यू कांट डू इट। वो कुमन्स का है, ओके, दैट्स नॉट हमारा नहीं है। ऑलराइट, सो यू कांट डू अपनी खुद की प्राइवेटली आप नहीं कर सकते। ओके, दैट मेक्स सेंस। थोड़ा और आगे चलते हैं। ये तो हमने अभी बात की कि भाई लेट्स सी कि अगर किसी के पास क्वालिफिकेशन पूरी है इंडिया से और यहाँ आके उसको वेटिंग लिस्ट में लंबा लगना पड़ेगा एंड एवरीथिंग, क्या नॉन टीचिंग के अंदर काम करके टीचिंग में शिफ्ट करना ये कोई अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है किसी के लिए? नॉन टीचिंग में, हाँ, लेट्स से कि बोर्ड के साथ या स्कूल के साथ नॉन टीचिंग के अंदर एक बार जॉब स्टार्ट कर दिया एंड देन ग्रेजुअली टीचिंग के अंदर शिफ्ट होना, क्या ये इजी है डायरेक्टली टीचिंग में आना? टीचिंग में आप तभी आ सकते हो अगर मिनिस्ट्री ने आपको रेकमेंड कर दिया है, आपके पास लेटर ऑफ स्टैंडिंग बाद में आता है, लेटर ऑफ एलिजिबिलिटी इज द मेन वन। अगर मिनिस्ट्री ने आपको लेटर ऑफ एलिजिबिलिटी दे दिया है और आपने वो जो जब लेटर ऑफ आपको एलिजिबिलिटी मिलता है ना, तब से आपका चक्कर शुरू हो जाता है, आपको ओंटारियो के मेंबर बन जाते हो, ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर्स के, राइट। तो आपको हर साल उसको पे करना पड़ता है, उनके ऊपर है। ये नहीं है कि आपने अब टीचर बन गए हो, अब मैं चाहूँ कि मैं टीचर बन गई हूँ, मैं इंडिया 6 साल रह के आऊँ चुपचाप आके मुझे सेम मिल जाएगा, वो नहीं होगा। मुझे वो 6 साल में उनकी स्टैंडिंग रखनी पड़ेगी अपनी सैलरी में से पैसे दे के, पर फिर मैं वापस आ सकती हूँ। पर अगर किसी ने टीचिंग में आना है तो उसको अभी नहीं मिल रही, तो वो अभी तो खैर थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रही है टीचर्स की, तो आप कोई नॉन क्वालिफाइड भी अंदर आ सकता है इमरजेंसी वीज़े उस पे, टीचर्स कॉलेज के उस पे ना। तो वैसे आप ईसी का कोर्स कर सकते हो, अर्ली चाइल्डहुड कोर्स है, वो भी स्कूल के साथ अटैच है। तो आप ईसी के थ्रू किंडरगार्टन में आ सकते हो और उसके थ्रू फिर आप आगे आ सकते हो, बीच में करते चलो, तो जब भी सीट मिले उधर आ सकते हैं। ईसी का कोर्स भी यहाँ की कर सकता है आदमी? ये कितना लंबा कोर्स है? ये 2 साल का। ये भी ईसी का आप अलगोनकन से कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो अगर किसी के पास वो नहीं है ना, टीचर्स कॉलेज नहीं मिलता, तो वो उसको कर सकते हैं। ओके, तो ईसीई करके आप किंडरगार्टन में जॉब स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि किंडरगार्टन के जो टीचर्स हैं उनकी पार्टनरशिप होती है ईसी टीचर्स के साथ। तो वो अकेला नहीं काम करता क्लास में, ईसी टीचर साथ करता है। ठीक है। और ईसीई के लिए आपको सप्लाई वाला जो रूट है वो लेने की जरूरत नहीं है? नहीं। और वो अगर आपने ईसी का कोर्स किया ना, तो आपके लिए और भी रास्ते खुलते हैं। जो गवर्नमेंट में डे केयर्स हैं उसमें भी आपको मिल सकती है, अकेली टीचिंग में ही नहीं है, उसके लिए काफ़ी रास्ते हैं। पर अगर कोई आ ही रहा है कि टीचर ही बनना है, तो फिर तो लड़के लेना चाहिए ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईसीई से टीचिंग में जाना आपने बताया थोड़ा सा आसान है। इज इट? आसान है। ऐसा क्यों बोला आपने? इसलिए कि आपके पास स्ट्रेटजीज होंगी बच्चों को बढ़ाने की। और जब आप ईसी के साथ अपनी किसी क्वालिफाइड टीचर के साथ काम करोगे तो आपने करिकुलम को पूरा सीखना है। पहले आप ईसी के कोर्स में सीख के आ रहे हो, फिर आप किंडरगार्टन में टीचर के साथ काम कर रहे हो, तो आपको रिपोर्ट कार्ड भी आ जाएगा और आपको करिकुलम का सारा आ जाएगा। और इंटरनली अगर आप स्कूल के साथ काम कर रहे हो तो उसमें रिकमेंडेशन मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। रेफरेंस चेक, रेफरेंसेस। ओके, दैट मेक्स सेंस। टीचिंग के अंदर कहाँ तक करियर बंदे का जा सकता है 20 साल में, 30 साल में? लेट्स से कि उसने स्टार्ट किया फर्स्ट ग्रेड की टीचिंग करते हुए और बहुत ही एनर्जेटिक बंदा है, बंदी है, वो प्रोग्रेसिव होती जा रही है, तो हाईएस्ट लेवल कहाँ तक जाता है? पैसों में हाईएस्ट जाता है। ठीक है। अगर आप ग्रेड 1 से हाई स्कूल जाना चाहते हो तो पैसे थोड़े बढ़ेंगे। ठीक है। पर अगर आप किंडरगार्टन के टीचर हो या आप ग्रेड 8 के टीचर हो, आपकी सैलरी सेम है। ग्रेड लेवल के हिसाब से, अगर आप लेवल 1, 2, 3, 4 जो भी उसका लेवल है,
उसके हिसाब से, अगर आप लेवल 1 हो, चाहे आप किंडर को पढ़ाओ, चाहे आप ग्रेड 8 को पढ़ाओ, आपकी सैलरी लेवल 1 ही होगी। ओह ओके, दैट्स लिटिल स्ट्रेंज। या तो सिर्फ सैलरी का आपके ऊपर, आप मैं तभी मैंने पहले अपने उसमें कहा था कि अगर आप, अब मैं ग्रेड 1 की हूँ तो मैं डिसाइड करूँ कि मैंने लिटरेसी कोच बनना है, जो कि मैंने किया था एक बार ट्राई, तो पर मेरी सैलरी में चेंज नहीं आता। लिटरेसी कोच, ये क्या होता है? लिटरेसी आप पकड़ रहे हो मेरे को अच्छी तरह से। लिटरेसी कोच होता है कि हमारे ओंटारियो में उन्होंने लिटरेसी एंड मैथ कोचेस लगाए हैं, जो कि हर स्कूल में जाके उनको टीचर्स को हेल्प करते हैं। ओके। अब जैसे स्कूल में बच्चे जो है ना वो फॉरेनर्स आ रहे हैं, उनको वो दे आर बिहाइंड, मेक सेंस, कि इंग्लिश में उनको इंग्लिश नहीं आती। अब जैसे मेरे स्कूल में सारे बच्चे जो हैं वो बैकग्राउंड से हैं ऐसी से कि उनके वहाँ पे कोई अरबिक बोल रहा है, कोई सोमालियन बोल रहा है, तो कोई पश्तो बोल रहा है, तो उनको इंग्लिश घर में कोई नहीं बोलता, तो फिर वो पीछे रह जाते हैं। तो उनको ऊपर लाने के लिए बोर्ड ने लिटरेसी कोचेस बनाए हैं। वाओ नाइस। और ये लिटरेसी कोच जो हैं ये टीचर ही होंगे बोर्ड के बाहर से कोई बंदा नहीं आ सकता है, लिटरेसी कोच नहीं बन सकता? नहीं। ओके। कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं एजुकेशन की जो स्कूल बोर्ड के साथ काम करती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों के लिए या मेन स्ट्रीम एजुकेशन के लिए? मिनिस्ट्री करती है सब कुछ, ओंटारियो की मिनिस्ट्री है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है। वो कई बारी जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को लाती है जब करिकुलम चेंज होना होता है, तो वो डिफरेंट कंट्रीज में भेज के कई बारी उनका स्टैंडर्ड देखते हैं, फिर आके चेंजेस लाते हैं। अभी पीछे हमारा काफ़ी चेंज हुआ है, लिटरेसी का काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, मैथ भी चेंज हुआ है। अभी सोशल स्टडीज़ पे कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट नेशंस को वो बीच में लाना चाह रहे हैं, तो वो कोलैबोरेट करते हैं ऑटवा यू के साथ। और जो प्रोफेसर्स जो हैं वो उनको अप्लाई करना पड़ता है ओंटारियो मिनिस्ट्री के पास उनकी टीम में आने के लिए। ओके ओके। कई बार वो हमारे बोर्ड से भी, हमारे काफ़ी बोर्ड्स हैं, ओंटारियो बहुत बड़ा है, उसमें से भी जो लिटरेसी कोच ऑलरेडी काम कर रहे हैं या हमारे जो सुपरिटेंडेंट वगैरह हाई लेवल के हैं, उनकी नॉलेज बड़ी है, तो उनको भी कई बार बीच में लाया जाता है। ओके। पर कहीं ना कहीं है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल लेवल के टीचर ही जो इधर से उधर पढ़ा रहे हैं। दिस इज नॉट लाइक कि कोई टीचिंग में है ही नहीं, प्राइवेट ट्यूटर है कोई और वो एज ए कोच बनना चाहे तो वो नहीं बन सकता है। नहीं 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 नहीं, क्योंकि अपने टीचर्स जो है ना वो अप्लाई करेंगे। ये हमारे इनसाइड से आती हैं जॉब्स। हमारे अपने ही टीचर्स जो हैं उनका देखते हैं एक्सपीरियंस, आई थिंक ओवर 5 years पे होना चाहिए। अगर आपने 5 साल पहले बोर्ड के साथ कर लिया तो आप इन लिटरेसी कोच या लिटरेसी अभी चल रहा है जो वीकनेस है ना, जिसको साउंड्स भी नहीं आती हैं, उनके लिए इंटरवेंशन टीचर ला रहे हैं वो हर एक स्कूल। मिनिस्ट्री ने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो इंटरवेंशन टीचर भी जो है ना वो स्कूल के टीचर्स को बोर्ड में लेके आए हैं। उनकी स्पेशल इंटरव्यू हुई है। ओके, वहाँ भी कंपटीशन आ जाता है। हाँ जी। आपको कितना टाइम हो गया टीचिंग में? मुझे 32 years हो गए हैं। ह्यूज एक्सपीरियंस। या 32 years हो गए हैं और मैं अपने स्कूल में 25 years से हूँ। इसी स्कूल में? इसी स्कूल में हूँ। ओके। तो पहले वो नहीं मुझे जाने देते थे, अब मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने घर नहीं उसके पास ले लिया। ओके ओके। तो अब रिटायरमेंट वहीं प्लान होगी आपकी? रिटायरमेंट वहीं प्लान है। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, आपके पास इतना लंबा एक्सपीरियंस हो गया टीचिंग का, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स क्या है टीचिंग में काम करने की? कम्युनिकेशन। ओके। जो टीचर्स है ना वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है हमारे इधर, तो वो आपने पहले भी मेरे से जब क्वेश्चन किया था कि कई आते हैं इधर तो बुली चलता है, राइट? सो हम हमेशा ही ना कंपटीशन में रहेंगे और पीछे थोड़ा रहेंगे। और हम कैसे उसको लेते हैं ना बुली को, उससे वो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। इसके बाद वो मैं बुली वाला कहूँगी कि वो डिस्क्रिमिनेशन है, वो सब जगह होती है, टीचिंग में भी हो रही है। पर जब बंदा स्ट्रांग हो ना, जो इरादे पक्के हों, तो फिर
फिर निकल जाएगा। फिर निकल जाएगा। पर मैं सबसे यही कहूँगी कि अगर आपने प्लान किया है ना, आप पैशनेट हो टीचिंग के लिए, बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। पहले उसको रिसर्च करो कि उसके लिए सीख के आओ। ओंटारियो मिनिस्ट्री के अगर आप पहले ही रेडी हो ना, तो आपको अपने आप को सेल करना बड़ा आसान होता है। करिकुलम आप ऑनलाइन जाओ, करिकुलम सारा पढ़ो, इट्स वेरी इजी। और बच्चों को हाथ उथ मत लगाओ। ठीक है। अब हमारे इंडियंस को आदत है कि जल्दी से गाली देने की, तो वो बच्चे समझ आते हैं कि हिंदी में गाली दी है या पंजाबी में दी है। तो वो ध्यान रखना है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात अब नई आ रही है कि मैथ टेस्ट होगा। सो 2025 से अगर कोई ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, मेरे को पता है ऑटवा में 2 लोग हैं जिन्होंने किया हुआ है, तो उनका 1 साल का प्रोसेस होता है। तो अगर उनकी वो प्रोसेस पूरा होते होते फरवरी 2025 के बाद अगर जो भी टीचर आएंगे ना, उनको मैथ का टेस्ट देना पड़ेगा। हार्ड होगा ये टेस्ट? अभी हुआ नहीं है, सो पता नहीं है। पर इंडियंस को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पास करने के लिए। पास प्रॉब्लम आएगी तो इधर वालों को आएगी, बच्चों को। मेक सेंस। क्योंकि कई बार वो आते हैं ना, तो उनको ग्रेड 3 को भी पढ़ाना नहीं आता होता है। जो टीचर कॉलेज से आते हैं ना अपना प्रैक्टिकम करने के लिए, तो इंडियंस को आनी नहीं चाहिए। मैं प्राउडली कह रही हूँ, क्योंकि हमारा मैथ बहुत अच्छा होता है। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को रिफ्रेज करता हूँ। आपके इतने लंबे टेन्योर में सबसे चैलेंजिंग मोमेंट आपके लिए कौन सा था? कोई स्टोरी है ऐसी जब ऐसा हुआ कि आपको लगा कि मैं गलत टीचिंग में आ गई? मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैंने किसी को टायलेनॉल दे दी थी। ओके। तो वो मेरे पास लड़की आई थी कि मेरा हेडेक हो रहा है। ठीक है। मैं नई थी टीचिंग में, तो मेरे पास टायलेनॉल थी। तो उसको मैंने टायलेनॉल दे दी। ठीक है। और वो घर गई, उसकी मदर तो बहुत गर्म हो गई कि हुआ है। तो वो स्कूल प्रिंसिपल के पास आई जी। उसने उस मदर को तो भेज दिया। मुझे पूछा कि अर्चना, डिड यू गिव टायलेनॉल? कहा मैं कहा उसने रो रही थी, सिर दर्द हो रही है, तो मेरे पास मैंने टायलेनॉल उसको ऑफर कर दी। तो कहती दैट्स ओके, पर आगे से ना टायलेनॉल नहीं देनी। पर मैं तो रो रही थी ना, क्योंकि मैंने गलती कर दी ना। मैंने कहा शुरू होने से पहले ही काम हो गया। पर उसने मेरे को कहा कि नहीं कुछ नहीं होता। तो उसने मेरे को और उसकी मदर को बुलाया। तो उसने उसकी मदर को कहा कि इंडिया से है, पहली बार आई है, अभी तो शुरू ही हुआ है, तो उसको भी रूल्स नहीं पता थे, अब इसको रूल पता लग गए हैं। तो मेक श्योर के शी विल मेक श्योर कि दूसरी बार ना हो। पर मैं उसके बाद इतनी आई वाज सो स्केयर्ड। तभी मैं कह रही हूँ कि हम इंडियंस को ना लाइक दयालु बनते हैं। दयालु मत बनो, अपने स्कूल के रूल्स फॉलो करो। दैट वाज अ चैलेंजिंग मोमेंट फॉर मी। ओके, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ लिसनर्स को यहाँ पे कि टायलेनॉल जो है वो यहाँ की फेमस पेन किलर है, अगर आपको लग रहा है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो आपने जब ये वाला किस्सा हुआ तो लग रहा है कि स्मूथली निपट गया हो, आपके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं हुए उसके, राइट? ना। अगर होते तो क्या हो सकते थे? वो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, मैं जैसे कह रही हूँ। तभी मैंने कहा कि अगर आप कोई इंडियंस बहुत स्मार्ट हैं, टीचर्स बहुत अच्छे टीचर्स हैं, हमें ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिली है, आप अपना टैलेंट शो करो स्कूलों में कि हमारे पास ये टैलेंट है। तो मैं डांस भी सिखाती थी, मैं जिम्नास्टिक भी स्कूल में सिखाती थी। और मैं हंसती रहती थी, हर एक के साथ बात करती थी। तो ऐसे टीचर मिलने बड़े मुश्किल होते हैं कि जो आपको जिम्नास्टिक भी सिखाए। और मैं पहले ही साल में जिम्नास्टिक शोकेस किया था मैंने, तो मैं टीम हमारी फर्स्ट आई। तो अपने टैलेंट शो करने के कारण मेरे को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई। वो जो टायलेनॉल थी वो उसको आई प्रॉब्लम कि उसने इसको बड़े सीरियसली लिया, उन्होंने उसके अगेंस्ट एक्शन जरूर लिया, पर मैं तो शांत थी, बस रो के मेरा काम चल गया। That was the thing कि मैं रो पड़ी थी पहले ही कि I was so young that time। तो पर मैं टायलेनॉल कोई दवाई नहीं देनी, क्योंकि जो भी दवाई देते हैं ना इधर, एनी मेडिसिन जो भी देनी है ना, क्योंकि इधर एपिपेन चलते हैं बड़े, तो और भी एस्मा की दवाई है, वो सिर्फ ऑफिस दे सकता है। ओके, मेक सेंस। आपके पूरे टेन्योर में सबसे अच्छी चीज, अवार्डिंग चीज ऐसी कौन सी हुई है स्कूलिंग करियर में आपके साथ, जिससे आपको लगा कि हाँ मेरा टीचर बनना सफल हो गया? बहुत हुई हैं वो। तो जो सबसे ज्यादा आपके दिल के नजदीक है? सबसे ज्यादा
सक्सेसफुल हूँ, ओके ओके लाइक आई एम वेरी सक्सेसफुल। जब भी निकलूंगी सक्सेसफुली निकलूंगी। बड़े बच्चे बने हैं मेरे हाथों से, तो एक यादगार छोड़ के जाऊंगी कि कोई इंडियन टीचर आई थी इनके कंपटीशन में। जी या ओके दैट्स गुड। बच्चे अभी भी टच में रहते हैं जो पुराने बच्चे हैं? हाँ जी, वो मेरे को काफ़ी, कईयों की तो मैं शादियां भी अटेंड करती हूँ। अभी रिसेंटली किसी की शादी हुई है बांग्लादेश में। वो मैं तो जा नहीं सकती थी ना, तो उन्होंने मुझे उस पे दिखाई है वीडियो पे सारी शादी। सो या तो बहुत अच्छा है ये कि या काफ़ी कुछ मैंने काफ़ी सक्सेस लिया है। दैट्स गुड। अब हम पॉडकास्ट के लास्ट सेक्शन के अंदर एंटर कर रहे हैं। वापस से अपने आप को टीचिंग एजुकेशन वाले ट्रैक पे लेके आते हैं। मान लीजिए कोई न्यू कमर यहाँ आ रहा है, उसका मन है कि टीचिंग में ही काम करना है, उसको सब कुछ करना है। आपके अकॉर्डिंगली उसके दिमाग में कितना टाइम फ्रेम रहना चाहिए कि मुझे सप्लाई टीचर बनने तक में भी इतने साल तो लग सकते हैं? उसको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आके राइट अप्रोच ले, अप्लाई करे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, और ओंटारियो कॉलेज का होता है। किसी राइट पर्सन को, मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी, मुझे राइट पर्सन नहीं मिला था। सो राइट पर्सन को ले और उनको पता करे सारा। वो इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप करिकुलम का करें। वंस यू हैव लेटर ऑफ एलिजिबिलिटी, उसके बाद तो आपके ऊपर डिपेंड है आपने वो जॉब कैसे फास्ट लेनी है। क्योंकि मेरे को, मैं पहले हूँ जिसको इंटरनेशनल, जिसको 180 डेज भी नहीं करने पड़े। ओके पर एवरीबॉडी हैज टू डू लीगली 180 डेज एज ए सप्लाई टीचर। एज ए सप्लाई टीचर, पर सप्लाई टीचर के साथ आपको एक्सटेंडेड मिल सकती है। अगर कोई बीमार पड़ गया तो आप उधर बड़े बैठे हुए क्लास में, आपको 1 दिन दिया, 2 दिन दिए, 10 दिन दिए, जब 11वां दिन आता है ना तो उनको एक्सटेंडेड हो जाता है। तो ये एक्सटेंडेड परमानेंट को ही बोलते हैं या फिर नहीं, इसके ऊपर भी कुछ हो रहा है? इसके ऊपर परमानेंट है ना। इसके तो ये 3 लेवल हो गए आपके। पहले सप्लाई टीचर, इसको ओकेजनल बोलते हैं। पर इसको आप लेवल नहीं कह सकते। स्टेजेस हो गई। स्टेजेस भी नहीं कह सकते। दिस इज अ प्रोसेस काइंड ऑफ थिंग कि सप्लाई टीचर कभी भी टर्न आउट हो सकता है एक्सटेंडेड में, और एक्सटेंडेंड कभी भी टर्न हो सकता है। वो पहले दिन ही गया एक्सटेंडेड में, उसने अभी महीना पूरा भी नहीं किया एक्सटेंड का, तो उसमें जॉब आ गई परमानेंट, एंड वो उसी क्लास की जॉब है जहाँ पे वो कर रहा है एक्सटेंडेड। तो प्रिंसिपल कहती है कि दिस टीचर इज वेरी गुड फॉर द क्लास, तो चलो दे दो। तो जब एक्सटेंडेड बन जाता है तब भी उसको पर डे सैलरी मिलती है या फिक्स हो जाती है सैलरी कुछ इसकी? एक्सटेंडेड की ज्यादा है सैलरी। ओके, पर डे तो नहीं मिलती है उसको? नहीं, उसको पूरा एनुअल पैकेज बन जाता है उसका? हाँ, उसी हिसाब से बन जाता है। जितने दिन वो करेगा उसकी जो ग्रेड होगी ना 1 2 3 4 जो हमारे हैं लेवल, उस हिसाब से मिलेगी। ओके। पर राइट प्रोसेस पकड़ना बहुत जरूरी है। किसी अच्छे इंसान के पास जाके उसको करो, या बोर्ड ऑफिस में ही सीधा, बोर्ड ऑफिस वाले बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मेरे को किसी इंडियन ने हेल्प नहीं की है। इंडियन ने मुझे, मैं कहूँगी कि डाउन ही किया था, मुझे हेल्प की फॉरेनर्स ने। तो अगर आपने एजुकेशन में आना है ना तो राइट अप्रोच लो, बोर्ड को करो, या इंडिया के बहुत स्मार्ट आ रहे हैं। अब उन्होंने एमफिल भी की होती है, कईयों ने कई कुछ किया होता है, तो इंडिया से मिनिस्ट्री के साथ अटैच होके आए कि उनको पूरा पूछ के आए कि कैसे करना है। ओके, मुझे ना यहाँ छोटे छोटे डाउट आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एलिजिबिलिटी वाला लेटर मिल गया आपको बोर्ड से, देन आप सप्लाई टीचर बनने जा रहे हैं, तब तो वहाँ पर भी वेटिंग है सप्लाई टीचर बनने के लिए भी, या जिसकी एलिजिबिलिटी हो गई वो सप्लाई टीचर बन सकता है? नहीं, एलिजिबिलिटी होती है, वो उसका मतलब होता है कि आप रेडी हो सप्लाई करने के लिए। हमारे इधर 4 बोर्ड्स हैं ऑटवा में, आप चारों में जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हो बोर्ड को। तो वो आपको, अगर उनको चाहिए होगा, वो इंटरव्यू होती है तो आपको ले लेते हैं एज ए सप्लाई टीचर। कई बार वो आपको इमरजेंसी सप्लाई टीचर लेते हैं। अभी मैंने रिसेंटली देखा कोई इंडियंस आए हैं, इमरजेंसी से ही बाहर हो गए हैं वो, क्योंकि उन्होंने बच्चे को थोड़ा कर दिया, टच कर दिया था। तो वो ध्यान रखना है कि अगर आपको मिलता है, पर लेटर ऑफ एलिजिबिलिटी जब मिलती है ना, उससे लेके लेटर ऑफ स्टैंडिंग तक आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ना। केयरफुल तो बाद में भी रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि बच्चों का सवाल है। तो यानी कि एलिजिबिलिटी वाला लेटर मिलने से बाद सप्लाई टीचर की तरह काम करने में ज़्यादा चैलेंज नहीं है? चैलेंज है हर जगह है। ओके। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि लेट्स से कि 2000 लोग कनाडा के अंदर आए हैं इस साल,
2000 में से 1000 लोग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल गया उनको, तो 1000 के 1000 सप्लाई टीचर बन जाएंगे। अप्लाई कर सकते हैं यार, क्यों नहीं। अप्लाई तो कर सकते हैं, क्या बन जाएंगे? वो सप्लाई टीचर जब आप बन जाते हो ना, तो हमारा बोर्ड जो है ना, उस पे आपको सुबह सुबह उठ के कंप्यूटर पे जाना होता है, कहाँ एम्प्टी स्पेसेस हैं वो भरते हैं कि वी कैन सप्लाई। इट्स ऑनलाइन, राइट? इट्स ए पूल कि आप सप्लाई टीचर के पूल में चले गए, सप्लाई टीचर का पूल आ गया आपका, और आप ऑन सुबह सुबह बता दो कि आई एम वेटिंग फॉर द जॉब, तो आपको जॉब मिल जाएगी। देन यू रिपोर्ट टू द स्कूल, और जितने दिन आपने काम किया उतने दिन की आपकी सैलरी मिल जाएगी। पर एक्सटेंडेड के अंदर आपकी मंथली सैलरी कॉन्ट्रैक्ट मंथली जितने भी करोगे, अगर 1 मंथ करते हो 1 मंथ की मिलेगी, अकॉर्डिंग टू द लेवल 1 2 3 4 को मेक श्योर को जो इवैल्यूएशन जरूर करवाएं। जी। ओके, दैट मेक मोर सेंस नाउ। ओके, वेल एंड गुड। पर ये है कि अगर आप टीचिंग में इधर आ गए हो, किसी टाइम ऐसा भी होता है आप सप्लाई टीचिंग कर रहे हो, पर अगर आप साथ में कोई ट्यूटरिंग का भी ढूंढ लो ना, तो इट्स गुड। प्राइवेट टीचिंग ट्यूटरिंग कर सकते हो और साथ में अपना सप्लाई टीचर बन सकते हो। ओके, वेल एंड गुड। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जिससे लोगों को लाइक इनसाइडर इंफॉर्मेशन, नॉट द जर्नल इंफॉर्मेशन, जिससे लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाए या थोड़ा फास्ट कर पाए अपना परमानेंट तक पहुंचने के लिए। राइट प्लेस राइट टाइम, वो कैसे पता चलेगा? वो आप कई बार, मैंने वो पहले भी कहा था कि सप्लाई टीचर ऐप पे सप्लाई कर रहे हो, और वहाँ पे वैसे तो वो बोर्ड भेजता है 4-5 फर्स्ट वाले जो लिस्ट में बने हुए हैं, पर कई बार आप उधर कर रहे हो और टीचर ने ऑलरेडी उसको एक्सटेंड करनी है अपनी, तो जब आप 10 दिन से ऊपर हो जाते हो ना, तो वो एक्सटेंडेड हो जाती है। सप्लाई जब 10 दिन एक क्लास में कर रहे हो ना, जब 11वां दिन होता है तो वो एक्सटेंडेड बन जाती है। ओके। और अगर टीचर वापस नहीं आती तो उतनी, जब तक वो वापस नहीं आती उसको एक्सटेंडेड सैलरी मिलती है। तो उसी दौरान वो टीचर को चांस होता है प्रिंसिपल को दिखाने का कि मैं कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो रेफरेंस अच्छा हो जाता है। और जब कोई ऐसी जगह, स्कूल्स बहुत चैलेंजिंग है, अगर किसी हमारे इंडियन टीचर के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि उसकी स्ट्रेटजीज इतनी अच्छी हैं कि आर्टिस्टिक बच्चों को बड़ी अच्छी तरह से संभालते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग समबडी कि जो हैंडल ही नहीं कर सकता, वो उस टीचर को देंगे, चाहे वो सप्लाई टीचर है चाहे वो कैसा है, क्योंकि उनको वो चाहिए जो उस को टारगेट कर सकता है। ओके, वेल एंड गुड। प्रोबेबली जितनी इन्फॉर्मेशन मैं निकालना चाह रहा था इस एजुकेशन करियर के बारे में, प्रोबेबली वो इनफ होगी लोगों के लिए, सो दैट वो आगे रिसर्च कर पाएं। अब हम बिल्कुल लास्ट सेक्शन के अंदर हैं पॉडकास्ट के। मैं क्विकली आपसे जर्नल, यहाँ की जो एजुकेशन है उसके बारे में बात करूंगा नेक्स्ट 5 मिनट्स में, एंड देन वी विल एंड दिस टॉक। जितने भी इमिग्रेंट्स, एक रिवर्स इमिग्रेशन का ट्रेंड चला हुआ है आज के दिन पे, है ना। मैंने बहुत लोगों से बात की है और 95% से ज़्यादा लोगों के 2 रीज़न होते हैं रिवर्स इमिग्रेशन के। एक यहाँ का हेल्थ सिस्टम, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। सेकंड इज द स्कूल एजुकेशन फॉर देयर किड्स। तो ये स्कूल एजुकेशन मेरे को बड़ा इंटरेस्ट करता है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सारा एजुकेशन सेक्टर का रहा है। मैंने भी एज ए टीचर अपना करियर स्टार्ट किया था बैक इन लाइक 15 ईयर्स अगो। लोगों का कहना है कि स्कूल के पास रिसोर्सेज कम हैं कनाडा के अंदर। क्या ये बात सही है? कैसे रिसोर्सेज कम है? ओके, वेल एंड गुड। एक तो ये बोलते हैं कि क्लासेस का साइज जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ईयर बाय ईयर। पहले इतने बच्चों के ऊपर एक टीचर होता था, अब साइज जो है वो क्लास का बढ़ता जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई स्पेशल नीड का बच्चा है तो उनके लिए टीचर अवेलेबल नहीं है स्कूल में, नंबर 2। नंबर 3, जो फंडिंग्स आ रही हैं पीछे से किसी भी चीज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराने के लिए या XYZ किसी भी चीज़ के लिए, वो फंडिंग भी लिमिटेड होती जा रही है। आपने बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। ओके, पर द थिंग इज कि मैं आपको अब क्वेश्चन पूछती हूँ, इंडिया में कितने बच्चे होते हैं क्लास में? इंडिया में तो जो ज़्यादा अच्छे स्कूल हैं दे आर लाइक 30 to 40 स्टूडेंट्स इन क्लास। और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो तो देयर इज नो लिमिट। हमारे इधर बहुत कम है बच्चे। तो पर द थिंग इज के इंडिया में आप कह रहे हो 32 बच्चे हैं। मैं ग्रेड 1 को पढ़ाती हूँ। लास्ट ईयर मेरे पास 24 बच्चे थे। ओके। और मेरे पास 2 EAs थे।
ओके, क्योंकि मेरे पास 7 ऑटिस्टिक बच्चे थे। ठीक है। ओके, बहुत मुश्किल है ऑटिज्म बच्चों के साथ पढ़ाना। जी जी। पर जहाँ तक आप रिसोर्सेज का कहते हो ना, हम टीचर्स कभी भी खुश नहीं होते। या Okay. क्योंकि मैंने आपको कहना, मेरे पास 2 ईए थे। अगर मेरे ईए सपोर्ट तो मेरे को दी थी ना स्कूल ने, पर अगर मेरे को वो नहीं चली तो वो मैं कंप्लेन नहीं कर सकती। ओके, तो द आपका ओनली प्रॉब्लम हियर, द डिफरेंस बिटवीन इंडिया का, आप अगर इधर करोगे रिसोर्सेज, मैं उस साइड पे जाऊंगी क्योंकि इसका टेक्निकली इट्स नॉट वाइज टू से आंसर। ओके, पर जो रिसोर्सेज मैं आपको कहूँगी कि इंडिया में एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि उनके पास टेक्स्ट बुक होती हैं, हमारे पास वो नहीं है। तो अगर कोई बच्चा हमारे पास, अब मेरा ग्रेड 1 का कोई बच्चा मेरे स्कूल में आएगा और अगर आप कनाडा में जाके ग्रेड 1 का बच्चा देखोगे तो उसमें बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि जो मेरे स्कूल का एरिया है ना, वो दे मूव, बच्चे जो है ना उनकी स्टेबिलिटी नहीं है, तो उनका जो करिकुलम वो पीछे रह जाता है। और टेक्स्ट बुक्स है नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक एक स्कूल से जाके दूसरे स्कूल से चला जाएगा। मेक सेंस, राइट। और इधर जो है इंडिया में टेक्स्ट बुक चलती हैं, बच्चे बुक के कीड़े बन जाते हैं, पर इधर हैंड्स ऑन है। और अभी नया जो मैथ आ रहा है वो काफ़ी मुश्किल आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेरे को लगता है टीचर्स को भी आएगी। तो वो ऑलरेडी कोर्स करवा रहे हैं टीचर्स को ना, पर दैट्स वाई उन्होंने कहा है कि इनका टेस्ट होगा। जो नए टीचर्स आएंगे उनको मैथ प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। अगर हम वन वर्ड का आंसर लेने की कोशिश करें इस क्वेश्चन की, तो आपको नहीं लगता कि स्कूल के पास रिसोर्सेज की कमी है? यस और नो? I don't want to answer that. Okay, skip it. क्योंकि रिसोर्सेज डिफरेंट तरीके से हैं, राइट। मैं वही आपको कह रही हूँ कि अगर हमारे उधर 32 बच्चे पढ़ाते हैं, उधर के 32 बच्चे लिसन करते हैं, इधर के 32 बच्चे जो हैं वो नहीं लिसन करते, और उधर के 32 बच्चों को पेरेंट सपोर्ट मिलती है, इधर के 32 बच्चों को पेरेंट सपोर्ट नहीं मिलती। इंडियंस अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, पर जो बाकी है ना उनको प्रॉब्लम है। सो रिसोर्सेज अब अगर देखा जाए ना तो देयर इज अ बिग कंपटीशन हियर, और देयर इज अ बिग कंपैरिजन हियर कि उनके रिसोर्सेज और हमारे रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है, नहीं है। जी 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 जी। एक ना हमारे देसी जो लोग हैं वो बड़ा कंपैरिजन करते हैं कि एक ओटावा कार्लटन बोर्ड और एक कैथोलिक बोर्ड में से ना कैथोलिक बोर्ड बेटर है। आपको लगता है ऐसा कुछ है? मैंने दोनों में पढ़ाया है जी, और मैं आज आपके इसके पॉडकास्ट में बता रही हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मैं कैथोलिक बोर्ड के कारण हूँ। ओके, क्योंकि उन्होंने मेरे को पहचान के उठाया था। तो मेरे को पब्लिक बोर्ड में इसलिए आना पड़ा कि उस टाइम कैथोलिक बोर्ड में चल रहा था कि अगर आप कैथोलिक हो तो कैथोलिक को लेते हैं, पर उन्होंने मुझे लिया था बिना कैथोलिक के भी जी। तो मैं उनकी प्रोडक्ट हूँ पर मेरे को इनके साथ आना पड़ा। पर आई थिंक बच्चे, अगर किसी ने, हमारी इंडियंस में कहावत है, जिसने कुछ बनना होता है ना तो वो कहीं भी बन जाता है। सो जो ऑटिज्म के बच्चे बैक आ गए हैं ना स्कूल्स में, वो काफ़ी प्रॉब्लम है। स्पेक्ट के बच्चे जो आए हैं उससे क्लासेस में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। पर अगर कोई ये सोच रहा है कि कैथोलिक बोर्ड में ज़्यादा है तो वो स्कूल कोई अच्छा है, पर वो बोर्ड, इस बोर्ड के पास भी अच्छे हैं। लोग ओवरऑल बोलते हैं कि कैथोलिक के पास फंडिंग्स ज़्यादा मिलती हैं गवर्नमेंट से, उनके पास फंडिंग पूल जो है वो बड़ा है, तो वो रिसोर्सेज थोड़े ज़्यादा दे पाते हैं। नहीं, हर एक चाइल्ड का, एक बच्चे का जो देना है ना पैसा, वो ऐसे मिलता है। अभी हमारे बच्चे काफ़ी, हमने इस बार हमारे बच्चे सारे जो काफ़ी बच्चे कैथोलिक के पास चले गए हैं, तो वो फंडिंग उनके पास जाएगी, बच्चों की फंडिंग जाएगी। ओके, ईच चाइल्ड हैज हिज ओन फंडिंग, राइट। तो जो बच्चे उधर मूव होंगे वो हमें क्यों देंगे ना फंडिंग, वो फिर उनके पास जाएगी। सो ये लोगों की गलत है ना कि वो उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं या कुछ है। मैंने पढ़ाया उसमें और मैं आपको कह रही हूँ मैं उन्हीं का प्रोडक्ट हूँ। ओके, वेल एंड गुड। पर ये मैं कहती हूँ कि वो ना उनको हीरा पहचानने की बड़ी अच्छी वो है। ओके, मेक सेंस। काफ़ी लंबा टाइम बीत गया बात करते करते, प्रोबेबली अब हमें अंत करना पड़ेगा। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरे पास आपके लिए। ये जो भी पीछे LGBTQ वाला मामला जो स्कूल के साथ जुड़ा था, ये काफ़ी लाउड हुआ, आई मीन अभी भी चल रहा है। बेसिकली क्या मैटर है ये, उसके ऊपर कुछ बता सकते हैं? सिंगल लाइनर, 2 लाइनर की ये क्या मैटर है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके अगेंस्ट?
मेरे स्कूल में तो नहीं है, जी, ओके, क्योंकि मेरा स्कूल छोटा है बड़ा, ठीक है। और मेरे स्कूल में अगर होता है तो वो मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो शो डाल देती है। ओह, ओके। ओके। अब जैसे इंडिया में है, इंडिया में हुआ था ना, इंडिया में भी हुआ था ये कि वो स्टिल वो फाइट कर रहे हैं आने के लिए कि तो ये हमें करिकुलम में इसको ऐड करने की फाइट है ये? करिकुलम में ला रहे हैं थोड़ा सा ताकि इक्वालिटी आए। करिकुलम में और भी चीजें इक्वालिटी के लिए ला रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट नेशन दिस, ये उनका नेशन है, उनके लिए भी काफी कुछ हो रहा है। तो अब डिपेंड करता है कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने चॉइस भी दी है कि अगर किसी पेरेंट को प्रॉब्लम है इससे, वो उस दिन जब ये पढ़ाया जाए तो बच्चे को घर रख सकते हैं। तो ये पहले से बता दिया जाएगा कि पढ़ाने वाले हैं। पहले बात। तो ये सिर्फ पब्लिक स्कूल की बात हो रही है, कैथोलिक में नहीं हो रही है, राइट? अगर करिकुलम है तो दोनों में है। तो ये अगर आता है तो दोनों में आएगा? दोनों में आएगा, क्योंकि ओंटारियो करिकुलम है। पर कई लोगों को मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि कई लोग कहते हैं सेक्स एजुकेशन, और मेरे पास काफ़ी लोग पेरेंट्स जो है मुस्लिम पेरेंट्स आते हैं कहने के लिए कि मिस एवरॉल ये हमारे बच्चे को उस दिन नहीं आप पढ़ा रहे हो ना, हमें बच्चा नहीं आएगा। तो ग्रेड 1 और 2 में कोई सेक्स एजुकेशन नहीं है, इस यू जस्ट से बॉडी पार्ट्स। जी। तो उसके लिए अगर आपके बच्चे को बॉडी पार्ट्स का नाम, अब मेरे पास बच्चे आते हैं, कई मुस्लिम बच्चे भी होते हैं, कैथोलिक के इधर के भी होते हैं, उनको बॉडी के पार्ट्स ही नहीं पता, मुस्लिम्स को नहीं पता कि इसको आर्म कहते हैं, राइट? तो अगर आप उन बच्चों से ये खींच लोगे कि इसको बच्चे को बॉडी पार्ट्स नहीं सिखाने, ग्रेड 2 में भी यही है, सिस्टम्स हैं हमारे उधर भी तो सिखाते हैं ना सिस्टम। 100%। सो उसमें कोई गलत बात नहीं है। सो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि कनाडा में वो ग्रेड 2 में सेक्स एजुकेशन सिखा रहे हैं। कौन से ग्रेड से स्टार्ट होती है सेक्स एजुकेशन? 5 से। ओके। 4 में थोड़ा सा होता है, पर 6 में ज्यादा है, और वो भी कोई इतना नहीं है, वो तो तब से है जब से मैं पढ़ा रही हूँ, 32 ईयर से। ठीक है। और ये LGBTQ वाला जो ऐड करने की बात हो रही है, कौन से ग्रेड से शुरू करने की बात हो रही है? ये थोड़ा थ्रू रीड अलाउड सिखाएंगे पहले, जो छोटे भी उसमें है। अभी जैसे लाइब्रेरी में बच्चे रीड अलाउड करने जाते हैं, तो हमारी बुक्स हैं, उससे बच्चों को बताएंगे कि डोंट हेट एनीबॉडी, सारे सब बच्चों के राइट सेम है, एंड ऐसे है, कोई वो बड़ी नहीं है, ऊपर जाके आ ज्यादा। ओके, मेक सेंस। इस टॉपिक पे एक दिन पूरा पॉडकास्ट बन सकता है, एंड आई एम प्रीटी श्योर अभी एजुकेशन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे हम लोग बात जब भी कुछ चेंज आती है ना, तो वो स्कूल वाला प्रिंसिपल की जॉब होती है, एंड दे आर वेरी गुड। वो बताते हैं कि ऐसे हो रहा है, और हमारी जब ये हेल्थ एजुकेशन की भी होती है, तो प्रिंसिपल को हमें मैसेज देना होता है कि पेरेंट्स को लेटर लिखो कि हम पढ़ा रहे हैं। सो फिर वो ऑनलाइन जाके अगर अपने बच्चे को एग्जाम्प्ट करना चाहें तो कर दे, पर आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ओके, क्योंकि वो सबके फिर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। अभी इस पॉडकास्ट में शायद मैं उनको नहीं मेंशन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो डिस्कशन शायद लंबी हो जाएगी। किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है, क्योंकि वो ना करिकुलम सबसे इधर उधर से सुनने की बजाय उनको चाहिए कि ओंटारियो का करिकुलम पढ़ें। अगर इनको कोई है कि हमें कुछ क्लियर नहीं है, तो ये प्रिंसिपल के पास जाके करिकुलम का ले सकते हैं, और ऑनलाइन जाके उसको पढ़े, उनकी लैंग्वेज में भी मिल सकता है, वो उनको ट्रांसलेट करवा सकते हैं। ओके, वेल एंड गुड। ये था आज का पॉडकास्ट। अर्चना जी, कैसा लगा आपको? आपने अच्छा ग्राइंड किया। आई ट्राइड कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकल जाए, और कुछ निकली है, अच्छी इन्फॉर्मेशन निकली है। अगर किसी ने ध्यान से बैठ के सुना तो उसको बहुत कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी कि चैलेंजेस क्या हैं। क्योंकि जब इंडिया में कोई बैठा है ना, तो उसमें करियर से ज़्यादा कनाडा लैंड करने की एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। और आई वॉन्ट पीपल कि अपने करियर के बारे में सोचें, वहाँ बैठ के सोचें, एंड देन डिसीजन ले कि यहाँ आना है कि नहीं आना है। इससे रिवर्स इमिग्रेशन भी कम हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा, आपका पैसा बच जाएगा। तो आई एम ट्राइंग कि लोगों को प्रोफेशंस की डिटेल वहाँ बैठे बैठे दे देते हैं। अच्छा लगा आपके साथ। तो मुझे लगता है कि हमें एक पॉडकास्ट और करना चाहिए, जिसका टॉपिक होना चाहिए कि यहाँ का एजुकेशन कैसे वर्क करता है। ये पॉडकास्ट पेरेंट्स के लिए होगा, सो दैट वो जान पाएँ कि उनका बच्चा कैसी एजुकेशन लेने वाला है यहाँ के।
क्योंकि एजुकेशन भी एक बड़ा फैक्टर बन रहा है रिवर्स इमिग्रेशन का। सो आई वांट कि बच्चों पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि पहले की हमें कैसी एजुकेशन मिलने वाली है, ताकि दे कैन डिसाइड कि हमें इमिग्रेशन करनी है कि नहीं। इंडिया की एजुकेशन बड़ी हाई लेवल है। जी जी जब बच्चे आते हैं ना एलिमेंट्री से या हाई स्कूल के बच्चे भी इधर के हाई स्कूल से टॉप पे आते हैं, द ओनली थिंग दे आर लैकिंग इज के हैंड्स ऑन एक्टिविटीज नहीं है वहाँ पे। या वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। तो इसी के साथ आपको एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आप कोई सिंगल लाइनर मैसेज ऐसे लोगों के लिए जो टीचिंग में कनाडा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे तो क्या मैसेज देंगे? दैट इज योर कैमरा। मैं कहूँगी कि अगर आप चाहो ना कि मैं आ रहा हूँ तो आते ही, और आ रही हूँ आते ही जॉब मिल जाए प्लेटर में, वो इधर नहीं होता। यू नीड पेशेंस, और इतने टैलेंट लेके आओ कि आप जब अप्लाई भी करो, मार्केट में आओ, तो आपको कोई देख के ये ना कहे कि आप पास नहीं होते इंटरव्यू में। ओंटारियो करिकुलम आप कहीं से भी देख सकते हो, उनकी मिनिस्ट्री पे जाके पहले ही तैयारी करके आओ, ताकि आपको यहाँ के प्रॉब्लम ना हो। पर 1 साल का आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि दैट्स द प्रोसेस। थैंक यू पर गुड लक। थैंक यू सो मच अर्चना जी, बड़ा सीधा सा मैसेज देने के लिए, और एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया टाइम निकालने के लिए, स्टूडियो तक आने के लिए, और हमारी पॉडकास्ट की सीरीज का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू। You're welcome. सो गाइज, ये था आज का सुपर इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि एजुकेशन सेक्टर में टीचर का करियर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, या ये करियर कैसा दिखता है एक ओवरऑल, उसके बारे में हमने आज बात की। और अगर आप पॉडकास्ट के इस हिस्से तक पहुंच गए हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए उनके साथ जो टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट, एक नई इंफॉर्मेशन और एक नए प्यारे से गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।